ग्रिड की प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमें अपने ग्रिड मॉडल को अच्छे से समझना जरूरी है और उसकी कुछ कुछ टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हमारा ग्रिड लेआउट क्रिएट होता है वो 2D फॉर्म में क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस। यानी हमारे पास कुछ रो की लाइंस होती हैं, जैसे ये मेरी लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। एंड उसी तरीके से हमारे पास कॉलम की लाइंस होती हैं। कॉलम की भी लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। ये जो हमारी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टली जा रही होती है इनको हम अपनी रो लाइंस कहते हैं, और जो लाइंस वर्टिकली जा रही होती है इनको हम अपनी कॉलम लाइंस कहते हैं। हमारे लाइन नंबर स्टार्ट होते हैं 1 के साथ, यानी 1 2 3 4 5। और जब ये रो लाइंस और कॉलम लाइंस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं अपने ग्रिड का सेल, यानी इसे हम ग्रिड सेल बोलेंगे। तो जब भी हम एक ग्रिड सेल की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम अपने ग्रिड लेआउट के अंदर एक बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो 3 टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, उसके अलावा हमारा ग्रिड सेल क्या होता है। सेल यानी एक डब्बा, तो इसके अंदर अगर हम किसी भी डब्बे की बात करेंगे तो वो हमारा सेल बनेगा। एंड तीसरा हमें पता होना चाहिए ग्रिड ट्रैक क्या होता है। ट्रैक होता है 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो मेरी स्पेस है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में, इसको हम कहेंगे ग्रिड ट्रैक। ये हमारा एक ट्रैक है। अगर मैं इस स्पेस की बात करूं तो ये भी एक ट्रैक है लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 के बीच में। इस स्पेस की बात करें तो ये भी एक ट्रैक है लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के बीच में। अगर हम इस लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 के बीच के ट्रैक की बात करें तो वो ये वाला ट्रैक होगा। 3 और 4 के बीच के ट्रैक की बात करें तो हमारा ये वाला ट्रैक होगा। तो जब भी 2 लाइंस के बीच की हम स्पेस की बात करते हैं तो उसे हम ट्रैक कहते हैं। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ग्रिड के अंदर जो हमारे पास लाइंस होती है इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। ग्रिड के अंदर लाइंस के ही अंदर जो हमारे पास खाली डब्बा होता है इसको हम अपना सेल कह देते हैं। जरूरी नहीं ये खाली डब्बा हो, इन्हीं सेल्स के अंदर हमारे आइटम्स प्लेस होते हैं। तो अगर हमने ये ग्रिड बनाई है तो इसके अंदर फर्स्ट आइटम यहाँ पर प्लेस होगा, सेकंड आइटम इधर प्लेस होगा, थर्ड आइटम इधर प्लेस होगा, या फिर डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या लेआउट रखा है, बट हमारे आइटम्स हमेशा सेल के अंदर ही प्लेस होते हैं। और अगर हम अपने ग्रिड लाइंस के अंदर बीच की स्पेस की बात करें तो हमारे 2 लाइंस के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम अपना ग्रिड ट्रैक कह देते हैं। तो हमें तीनों के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए इन केस अगर हमें बोला जाता है कि हमें ग्रिड सेल के अंदर या किस सेल के अंदर अपने एलिमेंट को प्लेस करना है, या फिर हमें ग्रिड ट्रैक के अंदर क्या ट्रैक की विड्थ रखनी है, किस तरीके से वो लेआउट डिजाइन करना है। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमने डिस्प्ले ग्रिड जो किया है उसी सेम चीज को देखने के लिए यहाँ पर करेंगे एक बार इंस्पेक्ट। जैसे इंस्पेक्ट करके इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे, कौन सा कंटेनर, मेरा ब्लैक वाला कंटेनर, तो उसके ऊपर हमें छोटी छोटी पर्पल लाइंस दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से पर्पल लाइंस जो हमें दिखाई दे रही हैं ये बेसिकली हमारी ग्रिड की लाइंस है। अब अभी तक अपने ग्रिड के लिए ना हमने नंबर ऑफ लाइंस बताई हैं, ना हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बताए हैं, ना हमने ट्रैक की कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आइटम्स हैं, यानी ये जो मेरे डिव्स हैं, ये हर एक इंडिविजुअल रो के अंदर आ रहे हैं। यानी ये बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट क्रिएट हुआ है। ये जो पर्पल लाइंस की मदद से हमारे पास 5-6 ग्रिड लाइंस आई हैं, ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट आई हैं। इनको हमने कहीं से सेट नहीं किया है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा अपने ग्रिड का लेआउट दिखना शुरू हो गया है। तो जब भी हमें ग्रिड के लेआउट को ट्रैक करना है कि किस तरीके से हमारी लाइंस जा रही हैं, किस तरीके से हमारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, हमारा एलिमेंट कहां पर प्लेस हो रहा है, तो उसके लिए हम इंस्पेक्ट करके कभी भी जाकर इन पर्पल लाइंस को स्क्रीन के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने ग्रिड टेम्पलेट के बारे में। ग्रिड टेम्पलेट को यूज किया जाता है टू डिफाइन द लाइंस एंड ट्रैक साइजिंग ऑफ माय ग्रिड कंटेनर। यानी ग्रिड कंटेनर के ऊपर कितनी ग्रिड लाइंस आनी चाहिए और ट्रैक का क्या साइज रहना चाहिए, मतलब लाइंस कितनी आनी है और लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना रहना है, उन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम अपने ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अपनी रोज को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, एंड उसके बाद हम लिखते हैं सारे के सारे ट्रैक्स का साइज। लेट्स सपोज हमें कुछ इस तरीके का लेआउट डिजाइन करना है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं। यानी ये मेरी लाइन नंबर 1 है, ये L1 होने वाली है, ये L2 होने वाली है, ये L3 होने वाली है, ये L4 होने वाली है। नंबर ऑफ रोज कैसे 3 है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी थर्ड रो है। तो हमारे पास कितने ट्रैक्स हुए, ये मेरा ट्रैक 1 है, ये मेरा ट्रैक 2 है, ये मेरा ट्रैक 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रैक्स की इंडिविजुअल लेंथ को हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में लिखने वाले हैं। यानी अगर मुझे चाहिए ये जो मेरा ट्रैक है ये 100 पिक्सल्स का हो,
ये वाला ट्रैक भी 100 पिक्सल्स का हो, ये वाला ट्रैक भी 100 पिक्सल्स का हो। 100 पिक्सल्स हम किसे कह रहे हैं, इतने डिस्टेंस को हम 100 पिक्सल कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को भी 100 पिक्सल कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को भी 100 पिक्सल कह रहे हैं। 3 ट्रैक मतलब हमारे पास 4 लाइंस है, 4 ट्रैक्स मतलब हमारे पास 5 लाइंस है। तो नंबर ऑफ लाइंस हमेशा ट्रैक से +1 होती है, क्योंकि ट्रैक बीच वाला डिस्टेंस होता है 2 लाइंस का। तो अगर हमें ग्रिड टेम्पलेट रोज में इस तरीके से 3 रोज चाहिए, तो उसके लिए हम तीनों ट्रैक्स की विड्थ लिख सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। तो इस तरीके की वैल्यू लिखकर हम सिर्फ अपनी 3 रोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर जाएंगे जिसे हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया है, यहां पर जाकर हम लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज। रोज के लिए हम लिखने वाले हैं 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा चेंज अब आया। अब जाकर अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो जितना भी कंटेनर का साइज है उसके अंदर आपको दिखेगा कि सिर्फ 3 ही ट्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर मेरी लाइन 1 आती है रो की, ये मेरी लाइन 2 आती है, ये मेरी लाइन 3 आती है, ये मेरी लाइन 4 आती है। कंटेनर वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक वाले एरिया की। तो मेरे पास 4 लाइंस है। हमारे पास कितने ट्रैक्स हैं, ये मेरा ट्रैक नंबर 1 है जिसके अंदर एलिमेंट 1 आ रहा है, ये मेरा ट्रैक 2 है जिसके अंदर एलिमेंट 2 आ रहा है, ये मेरा ट्रैक 3 है जिसके अंदर एलिमेंट 3 आ रहा है। बाकी दोनों एलिमेंट्स क्योंकि उनका डिस्प्ले अभी भी ब्लॉक है, तो उन्हें एक इंडिविजुअल लाइन चाहिए, और वो लाइन उन्हें ग्रिड टेम्पलेट के अंदर नहीं मिल सकती, तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअल रो नीचे जाकर क्रिएट कर ली है। पर हमारे कंटेनर के अंदर सिर्फ कितनी रोज आई, 3 ही रोज आई, जिनके ट्रैक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हम चाहें तो इस ट्रैक को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो हर एक इंडिविजुअल ट्रैक को लेट्स मेक इट 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल ट्रैक आए हैं, आप नोटिस करेंगे ऊपर वाले ये जो 3 है, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, ये जो है इनके लिए क्या हुआ है, अलग से जितनी भी जगह बची थी उसको इक्वली डिवाइड कर दिया है दोनों में। अगर हमें उसको होते हुए देखना है तो वी कैन गिव 80 पिक्सल्स टू ऑल ऑफ देम, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या नोटिस किया, अब ये नोटिस किया कि यहाँ पर फर्स्ट रो आ गई, यहाँ पर सेकंड रो आ गई, यहाँ पर थर्ड रो आ गई, एंड ये जो बाकी का डिस्टेंस रह गया इसको इक्वली डिवाइड कर लिया 4 और 5 ने। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उस डिस्टेंस को, उस ग्रिड के लेआउट को देखेंगे जो हमने क्रिएट किया है, जो है ऊपर वाले 3 कंटेनर्स के लिए, ऊपर वाली 3 रोज के लिए। यहीं पर हम 4 ट्रैक्स अगर हमें बनाने होते तो वी कुड हैव क्रिएटेड इट 50 पिक्सल्स, तो हर किसी को हम 50 कर सकते थे। सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, यहां पर ये फर्स्ट जो मेरा ट्रैक है 50 पिक्सल्स का हो गया, सेकंड भी 50, थर्ड भी 50, फोर्थ भी 50, एंड फिफ्थ वाला जो ट्रैक है, फिफ्थ वाला ट्रैक यानी बाकी की बची हुई जगह, ऊपर वाले 4 ट्रैक्स हमने क्रिएट किए हैं और बाकी की जो बची हुई जगह है उसको फिफ्थ वाले कंटेनर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऊपर वाले 4 ट्रैक्स को हमने क्रिएट किया है। हम चाहते तो 5 ट्रैक्स भी क्रिएट कर सकते थे। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, 5 ट्रैक्स हमारे पास क्रिएट होकर आ गए। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स हमें कितने क्रिएट करने हैं, या उसको कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी क्रिएट करनी है, उसके लिए हम ग्रिड टेम्पलेट रोज को यूज करते हैं। एंड उसी सिमिलर वे में हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स भी होते हैं। यानी अगर हमें कॉलम्स का डिसाइड करना हो, लेट्स सपोज हमें इस तरीके से अपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, हम अपने 3 कॉलम्स को क्रिएट करना चाहते हैं। इन कॉलम्स के लिए ये मेरी लाइन 1 है, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। इसी के अंदर हमारा ये ट्रैक 1 होगा, ट्रैक 2 होगा, ट्रैक 3 होगा। हर इंडिविजुअल ट्रैक के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी विड्थ हो वो रहे अप्रॉक्सीमेटली 100 पिक्सल्स। तो ये भी मेरा 100 पिक्सल्स हो जाएगा एंड ये भी मेरा 100 पिक्सल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें 3 कॉलम्स को, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, 3 कॉलम्स को अगर हमें क्रिएट करना है तो हम लिख सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। एंड फर्स्ट के लिए लिखेंगे 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब फर्स्ट टाइम हमें अपनी ग्रिड दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी हमें जिस तरीके से, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने यूज़ किया होगा या फिर गूगल शीट्स आपने यूज़ की होंगी, तो उसके अंदर क्या होता है, टेबल बन के आती है। तो वैसी सी ही टेबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी टेबल को हम अपनी ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का बेसिक मतलब होता है इंग्लिश के अंदर कि 2D फॉर्मेट में हम अपने टैब्यूलर डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स। एंड वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। अब रोज तो थी हमारे पास, कितनी रोज थी हमारे पास, 5 रोज थी। 5 रोज तो है ही, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास 3 कॉलम्स भी आ गए। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। और अब जैसे ही हमारे पास कॉलम्स आए, आइटम्स हमारे ऑटोमेटिकली कॉलम्स और रोज की फॉर्म में अरेंज हो गए।
फर्स्ट रो कॉलम यानी फर्स्ट सेल के अंदर फर्स्ट आइटम आ गया, सेकंड सेल के अंदर सेकंड आइटम आ गया, थर्ड सेल के अंदर थर्ड आइटम आ गया, फोर्थ सेल के अंदर फोर्थ आइटम, फिफ्थ सेल के अंदर फिफ्थ आइटम, एंड यहां पर आप अपना सिक्स्थ आइटम भी बनाकर देख सकते हैं, वो सिक्स्थ आइटम इसी सेल के अंदर आकर प्लेस होगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड लेआउट जो है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। हम चाहते तो हम यहाँ पर एक फोर्थ कॉलम भी दे सकते थे, एक और 100 पिक्सल्स का, इसे करते सेव रिफ्रेश, तो इस तरीके से अब लेआउट आ जाता। ये मेरा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो ये मेरी फोर्थ कॉलम के अंदर मेरा फोर्थ जो आइटम है वो इंडिविजुअली अब जाकर प्लेस हो गया। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स को हम अपने सेल वाइज जाकर प्लेस कर सकते हैं। एक और तरीका होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को वैल्यू देने का, वो होता है ऑटो। ऑटो से क्या होता है, ऑटो से ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारे पास स्पेस होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर हमने सिंपली कॉलम्स के लिए यहाँ पर लिख दिया ऑटो, एक बार ऑटो लिखने का मतलब है हम एक ही कॉलम बनाना चाह रहे हैं। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम ही आया। अगर हमने 2 बार ऑटो लिख दिया तो मतलब जितनी भी हमारे पास विड्थ है वो इक्वली 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया, ये मेरा सेकंड कॉलम बन गया। उसी तरीके से अगर एक बार इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वाइटिश या इसे हल्का सा हम अगर येलोइश कलर दे दें, सेव रिफ्रेश, तो थोड़ा सा बेटर हमें अपनी लाइंस दिखाई देंगी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। उसी तरीके से एक और बार अगर हमने ऑटो कर दिया तो उससे क्या होगा, इक्वली 3 कॉलम्स में हमारी पूरी विड्थ डिवाइड हो जाएगी। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब वैसे तो जनरल केसेस के लिए जब भी हम ऑटो को एज अ वैल्यू लिख देते हैं तो स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है, पर कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ऑटो का स्पेसिफिक मतलब स्पेस को इक्वली डिवाइड नहीं होता, ये एलिमेंट के अंदर कितना कॉन्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो एलिमेंट के अंदर कितना कॉन्टेंट है, क्या वो कॉन्टेंट ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा, उस पर काफी ज्यादा डिसाइड होता है। तो जनरली हम ऑटो को प्रेफर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हार्ड कोड करके अपनी वैल्यूज को लिखने वाले हैं। या फिर अगर हम ऑटो का यूज करेंगे भी तो वो हमारी बची हुई स्पेस की टर्म्स में हम बात कर रहे होंगे, यानी जितनी भी स्पेस बची है उसके अंदर ऑटोमेटिक जाकर अपने ट्रैक्स को क्रिएट कर देना। अब एक और चीज हम नोटिस करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले तो अपने दोबारा से कॉलम्स को सेट कर लेते हैं, 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, इसे कर लेते हैं सेव रिफ्रेश, एंड एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लेट्स चेंज इट टू येलो, सेव रिफ्रेश। तो अब हमारी ग्रिड लाइंस जो है और ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं, पर्पल कलर्स की ये जो ग्रिड लाइंस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आइटम के लिए हम विड्थ एंड हाइट को एक बार कर देते हैं कमेंट आउट, सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, अब हमारे जो आइटम्स हैं वो इंडिविजुअल पूरे के पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब अब विड्थ और हाइट आइटम के लिए डिसाइडेड नहीं है, तो अब आइटम ने क्या किया, पूरे के पूरे सेल को फिल कर लिया। इस सेकंड आइटम ने भी पूरे सेल को फिल कर लिया, थर्ड ने भी सेल को फिल कर लिया, फोर्थ ने भी सेल को फिल कर लिया, एंड इस तरीके से हमारा ग्रिड लेआउट अब और ज्यादा क्लियर हो रहा है। यानी ग्रिड लेआउट कह रहा है कि फर्स्ट आइटम फर्स्ट सेल के अंदर जाएगा, सेकंड आइटम सेकंड सेल के अंदर, थर्ड आइटम थर्ड सेल के अंदर, एंड इसी तरीके से आइटम्स जो है अपने आप इंडिविजुअली अपने सेल वाइज पोजिशन के अंदर प्लेस होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट के अंदर रिपीट के बारे में। अब जब भी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको अगर हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका ऑटो से एक और बेटर तरीका होता है, जो होता है हमारी रिपीट प्रॉपर्टी। रिपीट की हेल्प से हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, और रोज के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रिपीट। रिपीट के अंदर हम 2 पैरामीटर्स को पास करेंगे। हमारा जो सेकेंड पैरामीटर होगा ये होगा 1FR। 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ, या इसे 100% अवेलेबल स्पेस भी हम कह सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है ये जनरली हमारी पूरी की पूरी विड्थ होती है रोज की टर्म्स में, एंड ये पूरी की पूरी हाइट होती है जब भी हम कॉलम्स की बात करते हैं। तो जितनी भी हमारी 100% विड्थ है उसका एक फ्रैक्शन को हमें रिपीट करना है। कितने टाइम्स रिपीट करना है, जितने हमें ट्रैक्स चाहिए या जितने हमें रोज चाहिए वो वाला काउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसी सिमिलर वे में जितने हमें कॉलम्स चाहिए उस काउंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो उससे क्या होगी, जितनी भी स्पेस बची हुई है हमारे कंटेनर के पास वो सारी की सारी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ पर जाकर अगर हमने लिख दिया ग्रिड टेम्पलेट रोज, रोज के लिए हमने लिख दिया रिपीट, और हम चाहते हैं कि हमारी कितनी रोज क्रिएट हो, हमारी 3 रोज इक्वल रोज क्रिएट हो, तो हम लिख सकते हैं काउंट में 3 एंड लिख सकते हैं 1FR। इसे कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, 3 इक्वल रोज हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। कैसे क्रिएट होकर आ गई, ये हमारी फर्स्ट रो आ गई, ये हमारी सेकंड रो आ गई, ये हमारी थर्ड रो आ गई। अब यहाँ पर हमारे कंटेनर की हाइट क्योंकि एग्जैक्टली फिट इन नहीं कर रही, तो ऊपर वाले 3 तो हमारे पास इक्वल होकर आएंगे, नीचे वाले 4 और 5 को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा खुद को। अगर हम अपने रिपीट को 4 कर दे तो क्या होगा, ऊपर वाले 4 के लिए स्पेस जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी और लास्ट वाले को अपनी एक स्पेस मिलेगी।
और यहाँ पर अगर हमने 5 कर दिया तो हमारी स्पेस 5 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड होकर आ जाएगी। यही सेम चीज़ हम अपने कॉलम्स के लिए कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पर लिख देंगे रिपीट। अगर लेट्स सपोज हमें 3 कॉलम्स चाहिए तो टोटल अपने 1 FR को 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ को 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हम करेंगे सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया, ये हमारा थर्ड कॉलम आ गया। तो ग्रिड के अंदर जब भी हम सिर्फ 1D के अंदर चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ रोज की टर्म्स में डिवाइड करते हैं, कॉलम्स में डिविजन नहीं किया, या सिर्फ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, रोज में डिवाइड नहीं किया, वो एक अच्छा तरीका नहीं है ग्रिड को यूज़ करने का। वैसे केसेस में आप नोटिस करेंगे कि कई सारी डिफरेंट चीज़ें आएंगी जो कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर हमने सिर्फ रोज लिखी है, कॉलम्स नहीं लिखी, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो अभी तो हमारी स्पेस जो है इक्वली डिवाइड होगी। पर अगर हम यहाँ पर काउंट 4 कर दें तो उस केस में ऊपर वाले 4 को इक्वल मिलेगी, लास्ट को अनइक्वल मिलेगी। तो इस तरीके की कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिलती हैं जो एज अ प्रोग्रामर हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को उतना अच्छा नहीं बनाती। इसीलिए जब भी हमें 1D लेआउट डिजाइन करने हैं, यानी सिर्फ रोज के अंदर आइटम्स चाहिए या सिर्फ कॉलम्स के अंदर आइटम चाहिए, तो उस केस में हमेशा हम फ्लेक्स बॉक्स को प्रेफर करेंगे, हम ग्रिड की फॉर्म में कोड नहीं करेंगे। ग्रिड का यूज केस तभी होगा जब आपको ऐसा लेआउट डिजाइन करना है जिसमें रोज भी चाहिए और जिसमें कॉलम्स भी चाहिए, क्योंकि उस केस में इमेजिन करना, अपने पूरे कोड को लिखना, अपने पूरे लेआउट को डिजाइन करना, वो बहुत ज्यादा आसान एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम रोज एंड कॉलम्स दोनों को यूज कर रहे हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बेटर एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम आ गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई, एंड दिस इज माय फोर्थ रो। तो जब भी ग्रिड की हम बात करते हैं, ग्रिड का यूज केस बेस्ट तभी होता है जब हम रोज और कॉलम्स को एक साथ यूज करते हैं, ना कि इंडिविजुअली। अब रिपीट को लिखने का एक और तरीका होता है CSS के अंदर। जैसे हम यहाँ पर इसी सेम ग्रिड टेम्पलेट रोज को एक डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, एंड उसके बाद 1 फ्रैक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं 4 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 1 FR 1 FR 1 FR एंड 1 FR। तो इन चारों को लिखने का मतलब सेम है कि हमने इस चीज़ को लिख दिया। तो दोनों में से हम किसी भी सिंटैक्स को प्रेफर कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ग्रिड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो बेसिकली जो हम रिपीट को यूज़ करते हैं उसके अंदर काउंट पास करते हैं, 1 FR लिखते हैं। उसी सेम चीज़ को लिखने का एक सेकेंड तरीका हमारे पास ये भी होगा कि 1 FR को हम उतने ही टाइम्स रिपीट करके अपनी वैल्यू के अंदर लिख दें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने किसी भी कंटेनर को ग्रिड बनाना सीखा है। तो ग्रिड बनाते क्या होगा, कंटेनर के जो इनर एलिमेंट्स होंगे, इनर आइटम्स होंगे, वो सारे के सारे ग्रिड आइटम्स बन जाएंगे और ग्रिड यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में खुद को प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रिड के लिए उसके रोज भी सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, एंड उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं। इनको हम अपना ग्रिड ट्रैक भी कहते हैं। और ग्रिड ट्रैक की हेल्प से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी ग्रिड लाइंस, रो लाइंस कहाँ पर फॉर्म हो रही है एंड हमारी कॉलम लाइंस कहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड गैप्स के बारे में। यानी जो भी हमारी लाइंस फॉर्म होती हैं, हमारी रोज एंड कॉलम्स फॉर्म होते हैं, उनके बीच में हम चाहें तो एक गैप भी दे सकते हैं। अभी तक जो हमने रोज एंड कॉलम्स फॉर्म किए हैं उसके अंदर कोई गैप नहीं होता। तो एक आइटम जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सेकंड आइटम स्टार्ट हो जाता है। या अगर लेआउट की बात करें तो जैसे ही हमारा फर्स्ट सेल खत्म हुआ वैसे ही हमारा सेकंड सेल स्टार्ट हो गया, बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें रोज एंड कॉलम्स के बीच में कोई स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गैप्स का। रोज के बीच में गैप्स लाने के लिए हम लिखते हैं अपना रो गैप, एंड उसके बाद जितना भी हमें गैप चाहिए हम उस गैप की वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए तो हम लिख सकते हैं 10 पिक्सल्स। एंड कॉलम्स के बीच में यानी 2 हमारे वर्टिकल ट्रैक्स के बीच में अगर हमें गैप चाहिए तो उसके लिए भी हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम करके देखेंगे। एक तो दोबारा से हम अपने आइटम्स की जो विड्थ एंड हाइट है उसे वापस लेकर आ जाते हैं। तो वापस जो हमारे आइटम है वो इनिशियल साइजिंग में आ गए हैं। अब इसके अलावा इतने पार्ट को अभी के लिए हटा देते हैं। ये अपना रोज एंड कॉलम्स का टेम्पलेट रखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रोज के बीच का गैप। तो हम लिख सकते हैं रो गैप। रो गैप को हम बनाने वाले 10 पिक्सल्स। इसे कर देंगे सेव, रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पर्पल वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली मेरा रो गैप है। यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो है, उसके बाद ये 10 पिक्सल्स का गैप है। फिर मेरी सेकंड रो है, उसके बाद ये 10 पिक्सल्स का गैप है। फिर थर्ड रो है, 10 पिक्सल्स का गैप। फिर मेरी फोर्थ रो, फिर हमारी फोर्थ रो आ जाती है। हमने 4 रोज के अंदर इक्वली डिवाइड किया है तो चारों रोज आ रही हैं और चारों रोज के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ गैप हमारे पास आ रहा है। उसी तरीके से हम अपना कॉलम गैप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कॉलम गैप एंड इसे भी कर सकते हैं हम 10 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो
तो अब क्या हुआ, कॉलम्स के बीच में भी गैप आ गया। ये तो रो का गैप था, ये मेरे कॉलम का गैप है। ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर, फिर मेरा कॉलम गैप आ गया, फिर सेकंड कॉलम है, फिर कॉलम गैप आ गया, फिर थर्ड कॉलम है। तो 3 कॉलम्स के अंदर इक्वली हमने डिवाइड किया था, तीनों के बीच में हमारा इक्वल गैप आ गया विच इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स। हम चाहे तो कॉलम गैप को बढ़ा भी सकते हैं, वी कैन मेक इट 30 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये वाला गैप थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू रोज का गैप। एंड कॉलम एंड रो गैप को लिखने का एक शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड यानी अगर हम यहाँ पर लिख दें, हम लिख सकते हैं अपना ग्रिड गैप। ग्रिड गैप के अंदर सबसे पहले हम अपना रो गैप लिखते हैं विच इज 10 पिक्सल्स, एंड फिर लिखते हैं अपना कॉलम गैप विच इज इक्वल टू 30 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, 10 एंड 30 अपने आप इंडिविजुअली अप्लाई हो गए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिख दें, तो 10 पिक्सल एक सिंगल वैल्यू लिखने का मतलब होगा कि रो के लिए भी मुझे 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए और कॉलम के लिए भी मुझे 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या होगा, अब इक्वल गैप रोज एंड कॉलम्स के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। अगर अब यहाँ पर हमने हाइट एंड विड्थ को हटा दिया आइटम्स के लिए, इसे करेंगे रिफ्रेश, तो क्या हुआ, वो सेम गैप हमें आइटम्स के बीच में भी दिखाई दे रहा है। पहले जब ये गैप नहीं था तो आइटम्स क्या कर रहे थे, जैसे ही फर्स्ट आइटम खत्म हो रहा था वैसे ही सेकंड शुरू हो रहा था, जैसे ही सेकंड खत्म हो रहा था थर्ड शुरू हो रहा था, फोर्थ खत्म हो रहा था फिफ्थ शुरू हो रहा था, बीच में कोई गैप नहीं था। तो अगर हमने ग्रिड लेआउट के अंदर आइटम्स को प्लेस किया है और हमें आइटम्स के बीच में गैप चाहिए, तो उस गैप को हम ग्रिड गैप की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइटम्स के बीच में वो इक्वल गैप एक तरीके से क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड कॉलम्स के बारे में। यानी अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को हम प्लेस करना चाहते हैं फ्रॉम सम स्टार्टिंग कॉलम टू सम एंडिंग कॉलम पोजीशन, तो उसके लिए हम ग्रिड कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एक होती है ग्रिड कॉलम एंड। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का हमने लेआउट डिजाइन किया है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई आइटम है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज हमारा कोई आइटम है जिसे हमें लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक लेकर जाना है। तो अगर हम इस आइटम को अपनी लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक प्लेस करवाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं हमारा आइटम एक सेल की जगह अब 2 सेल्स के अंदर जाकर प्लेस हो जाए, तो उसके लिए हम उसका ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड बना सकते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब है कौन सी लाइन से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रिड कॉलम एंड मतलब कौन सी लाइन से कॉलम के अंदर आप उसको खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट और हमारा लाइन नंबर 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड हमारा लाइन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज हमारा ये जो फर्स्ट आइटम है इसको हम फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक लेकर जाना चाहते हैं। अभी ये कहाँ तक है, सेकंड लाइन तक है, हम इसे थर्ड लाइन तक लेकर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसे एक इंडिविजुअल क्लास दे देते हैं, और अब ये जो स्टाइलिंग है, ये जो प्रॉपर्टी है, हम इसकी क्लास में लिखेंगे। तो नंबर 1 आइटम के लिए हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एंड स्टार्ट की वैल्यू हम रखने वाले हैं एज 1, एंड उसी के साथ हम लिखने वाले हैं अपना ग्रिड कॉलम एंड। एंड की वैल्यू हम रखेंगे एज 3। इसे कर देंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, अब इंस्पेक्ट करके अगर देखें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आइटम है ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 3 तक जा रहा है। तो यहाँ से हमें दिखाई भी दे रहा है फर्स्ट आइटम यहाँ पर सेंटर में जाकर इसका नंबर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अगर हम क्या करें, अपनी इंडिविजुअल साइजिंग को लेकर आ जाएं, विड्थ और हाइट वाली साइजिंग, रिफ्रेश करें, तो उस केस में क्या हुआ, जितना इंडिविजुअल आइटम मतलब बॉक्स नंबर 1 को चाहिए उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बट बाकी की स्पेस भी इसी आइटम के लिए रिजर्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है ये सेकंड वाला बॉक्स यहाँ सेकंड सेल के अंदर आ जाएगा, सेकंड सेल भी अभी रिजर्व्ड है। किसके लिए, अपने फर्स्ट आइटम के लिए, क्योंकि फर्स्ट आइटम ने क्या मांगा है, फर्स्ट कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम तक की पूरी स्पेस मांगी है। हम चाहें तो इसे फर्स्ट कॉलम से लेकर फोर्थ कॉलम तक की भी पूरी स्पेस दे सकते हैं। उससे क्या होगा, फर्स्ट ये जो लाइन है इसके अंदर पूरी की पूरी लाइन के अंदर सिर्फ फर्स्ट आइटम की जगह रिजर्व्ड रहेगी। इसकी विड्थ एंड हाइट अगर हटा दें, सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, इंडिविजुअली पूरी की पूरी रो को ऑक्यूपाई करता है हमारा फर्स्ट आइटम। अब अभी तो हमने क्या लिखा, 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज की अपनी ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। हम चाहें तो दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिंपली ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम लिखकर अपने स्टार्टिंग कॉलम के बाद हम स्लैश लगाते हैं और फिर अपना एंडिंग कॉलम लिख देते हैं। यानी अगर यही सेम चीज सिंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखनी है तो हम लिख सकते हैं ग्रिड कॉलम एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टिंग कॉलम एंड अपना एंडिंग कॉलम। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अभी भी सेम लेआउट बना हुआ है, यानी लाइन नंबर 1 ऑफ कॉलम से लेकर लाइन नंबर 4 ऑफ कॉलम तक मेरा फर्स्ट एलिमेंट जाकर स्पैन करता है।
इसके अलावा एक और तरीका होता है अपनी कॉलम प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का, जिसके अंदर हम लिखते हैं सिर्फ अपना स्टार्टिंग कॉलम। तो सिर्फ अगर हम स्टार्टिंग कॉलम लिख दें, जैसे लेट्स सपोज मुझे 1 से लेकर 4 तक जाना है, तो हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टिंग कॉलम 1 एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं स्लैश अपना कीवर्ड स्पैन एंड उसके बाद हम फिर एक नंबर लिखते हैं। नंबर होता है कि स्टार्टिंग लाइन के बाद आपको कितने और बॉक्सेस चाहिए या कितने और सेल्स चाहिए। अब मुझे पता है कि अपनी स्क्रीन पर अगर मैं स्टार्टिंग लाइन की बात करूं तो ये मेरी स्टार्टिंग लाइन होती है कॉलम के अंदर। इसके बाद मुझे 1, 2 एंड 3, मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ 1 स्पैन 3। तो स्पैन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के बाद आपको कितने और कॉलम्स चाहिए। तो 1 स्पैन 3 का मतलब है फर्स्ट लाइन से शुरुआत करें अगर, तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। इसको लिखने का वही सेम मतलब है जो 1/4 को लिखने का मतलब है कि 1 से लेकर कॉलम नंबर 4 तक मुझे चाहिए, या फिर 1 से स्टार्ट करते हुए मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। अगर हम इसे चेंज कर दें, लेट्स चेंज इट टू 1 स्पैन 3, सेव एंड रिफ्रेश, तो इसका भी सेम मतलब होगा, यानी लेआउट के अंदर कोई चीज नहीं आया। पर अगर हम यहां पर लिख दें 1 स्पैन 2, 1 स्पैन 2 का मतलब है लाइन नंबर 1 से शुरू करो और कितने कॉलम्स चाहिए, उसके बाद 2 कॉलम्स चाहिए, यानी फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इसे फर्स्ट कॉलम मिल गया, लेआउट को देखें अगर, और इसे सेकंड कॉलम मिल गया। तो इस तरीके से हम स्पैन कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर डिसाइडिंग आवर ग्रिड कॉलम। अब जैसे हमारे पास ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही हमारे पास ग्रिड रो प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन करती है किसी भी आइटम के लिए उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इनसाइड द रो। तो अगर हम चाहते हैं कोई आइटम पर्टिकुलर हमारा, लेट्स सपोज हमारा कुछ इस तरीके का लेआउट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई आइटम है जो हमारा लाइन नंबर 1 से शुरू होकर लाइन नंबर 3 तक जाए, ये लाइन 2 है, ये लाइन 4 है, तो लेट्स सपोज हम चाहते हैं हमारा आइटम यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ तक जाए, इस पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन को ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए हम उसका स्टार्टिंग नंबर लिख सकते हैं 1 और एंडिंग नंबर लिख सकते हैं 3। अब सेकंड ये जो आइटम है नंबर 2 वाला, इसके लिए सेम चीज़ करते हैं, इसे एक क्लास दे देते हैं, लेट्स गिव इट क्लास 2, सेव, यहाँ पर हम लिख देते हैं .2। इसके लिए हम लिखेंगे ग्रिड रो, ग्रिड रो स्टार्ट। ग्रिड रो स्टार्ट को अगर हमें लिखना है तो स्टार्ट के लिए वैल्यू हम लिखना चाहते हैं 1 एंड वहीं पर ग्रिड रो एंड के लिए हम वैल्यू लिखना चाहते हैं 3। सेव करेंगे, रिफ्रेश, तो इससे क्या हुआ, अब प्रायोरिटी किसे मिल रही है, 1 की जगह, क्योंकि CSS में हमने 2 को बाद में लिखा है तो प्रायोरिटी इसे मिलेगी। इसकी जो ग्रिड रो स्टार्ट है ये स्टार्टिंग रो 1 एंड एंडिंग रो है हमारे पास 3 के इक्वल, तो स्टार्टिंग रो 1 आ गई एंड हमारे पास क्योंकि 4 इक्वल रोज थी तो उनमें से 2 रोज को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 की टर्म्स में। हम चाहें तो दोनों को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं अपना ग्रिड रो, ग्रिड रो के बाद हम लिखेंगे 1/3, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, बिल्कुल लेआउट चेंज नहीं हुआ। हम चाहे तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 लिखने से क्या होगा, ये अपनी थर्ड रो भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये जो थर्ड रो है इसको भी इसने आकर ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इसके अलावा हम चाहें तो 1/span 3 भी कर सकते हैं। तो 1/span 3 करने का मतलब है कि फर्स्ट वाली आप लाइन से स्टार्ट करो रो के अंदर एंड उसके बाद मुझे 3 रोज चाहिए। स्पैन कितना होगा, मतलब एरिया कितना ऑक्यूपाई होगा, 3 रोज के बराबर। तो इसे रिफ्रेश करेंगे, इसने फर्स्ट रो के बराबर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, सेकंड रो के बराबर एंड थर्ड रो के बराबर। अगर इसकी हाइट एंड विड्थ सेट होती तब चाहे इंडिविजुअल आइटम का कंटेंट एरिया ना ऑक्यूपाई करे पर वो स्पेस इसके लिए रिजर्व हो जाती। मतलब ये फर्स्ट रो वाली, सेकंड रो वाली, थर्ड रो वाली जो स्पेस है ये सिर्फ इस आइटम नंबर 2 के लिए रिजर्व हो जाती। तो इस तरीके से हम अपने ग्रिड के लिए उसका कॉलम एंड उसकी रो को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज का जिनको हम एलिमेंट्स के अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे फ्लेक्स आइटम्स के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते थे, अलाइन आइटम्स यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर आइटम्स के अलाइनमेंट के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो अगर हमें आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है जस्टिफाई आइटम्स, जिसको हम कंटेनर के सारे आइटम्स को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कंटेनर के लिए यहाँ पर style.css में कंटेनर के लिए लिख दिया जस्टिफाई आइटम्स और उसको अगर हमने लिख दिया स्टार्ट, इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो उससे क्या होगा, आइटम्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। पर एक चीज अगर हम नोटिस करें तो अभी बाय डिफॉल्ट जो आइटम्स हैं हमारे सेल के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अगर बात करें स्टार्ट में प्लेस्ड है, पर जैसे ही इसको हमने एंड कर दिया, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारा ये जो सेल है इसके एंड में हमारा कंटेंट जाकर प्लेस हो जाएगा।
ऐसे ही हम जस्टिफाई आइटम्स को कर सकते हैं सेंटर, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो पूरे सेल के सेंटर में हमारे आइटम जाकर प्लेस हो जाएंगे। और यही सेम चीज जस्टिफाई आइटम क्या करता है, कंटेनर के सारे आइटम्स को जाकर प्लेस कर देता है हॉरिजॉन्टली। पर अगर हमें किसी इंडिविजुअल आइटम के लिए करना है, जैसे लेट्स सपोज हमने जो अपना बॉक्स नंबर 1 बनाया था उसके लिए अगर हमें उसे सिर्फ एंड में प्लेस करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जस्टिफाई सेल्फ, और जस्टिफाई सेल्फ के लिए हम लिख देंगे एंड, सेव एंड रिफ्रेश। तो बाकी सारे जो आइटम्स है वो तो सेंटर में जाकर प्लेस्ड है, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट आइटम है ये एंड में जाकर प्लेस है। तो इस तरीके से हमारे जस्टिफाई आइटम्स एंड हमारा जस्टिफाई सेल्फ काम करता है। जैसे हमारे पास जस्टिफाई होता है वैसे ही हमारे पास अलाइन होता है अपने आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए। अभी क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करना हो तो हम सारे के सारे कंटेनर के आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं अलाइन आइटम्स, यानी सारे के सारे आइटम्स के लिए कंटेनर के अंदर हम जाकर लिखेंगे अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स के लिए अगर हमने कर दिया स्टार्ट, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, आइटम्स बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्ट में ही प्लेस होते हैं। पर अगर स्टार्ट की जगह हमने कर दिया एंड, रिफ्रेश, तो वो क्या करेंगे, अपने सेल के एंड में, वर्टिकल डायरेक्शन में सेल के एंड में आकर प्लेस हो जाएंगे। और यहीं पर अगर हमने कर दिया सेंटर तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेल के सेंटर में सारे के सारे आइटम्स जाकर प्लेस हो जाएंगे। इसको और थोड़ा सा दिखाने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को एक और कम करके सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, हमें दिखाई दे रहा है अपनी इंडिविजुअल रो के अंदर सारे आइटम्स अभी सेंटर में प्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिफाई आइटम्स भी सेंटर है, अलाइन आइटम्स भी सेंटर है। एंड उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें किसी आइटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को चेंज करना है, लेट्स सपोज 1 की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिख सकते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ को अगर हमने लिख दिया स्टार्ट, सेव, रिफ्रेश, तो क्या होगा, ये वाला आइटम वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्ट में जाकर प्लेस हो गया है, मतलब ऊपर वाली साइड जाकर प्लेस हो गया है। इसे अगर एंड में प्लेस करवाना हो, एंड, रिफ्रेश, तो क्या हो गया, अब अपने सेल के वर्टिकल डायरेक्शन में एंड में आकर प्लेस हो गया है। तो इस तरीके से जस्टिफाई एंड हमारा अलाइन काम करता है, और इन दोनों को हम कंबाइन करके एक सिंगल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। मतलब जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो हम यूज कर सकते हैं प्लेस आइटम्स का। अगर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अलग अलग अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, पर दोनों के लिए सेम अलाइनमेंट चाहिए तो सारे के सारे कंटेनर के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लेस आइटम्स, और इंडिविजुअल आइटम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लेस सेल्फ। जैसे अगर सभी को हमें सेंटर में जाकर प्लेस करना है, इसे हम एक बार हटा देते हैं, सभी को अगर सेंटर में जाकर प्लेस करना है तो सिंपली जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स की जगह हम लिख सकते हैं प्लेस आइटम्स सेंटर, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सारे के सारे आइटम सेंटर में जाकर प्लेस हो गए। और इंडिविजुअली अगर किसी आइटम के लिए करना है तो लेट्स सपोज 1 के लिए हम करना चाहते हैं प्लेस सेल्फ स्टार्ट में करना चाहते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बाकी सारे सब सेंटर में है, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी, पर मेरा जो फर्स्ट आइटम है ये सेल के स्टार्ट में है, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। तो इस तरीके से प्लेसिंग एंड अलाइनमेंट भी सेट हो सकता है हमारे सारे के सारे आइटम्स का। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और वैल्यू होती है डिस्प्ले के लिए। यानी अभी हमने क्या किया था, अभी हमने अपने कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट किया था टू ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड सेट करने से क्या होता है, हमारा जो भी कंटेनर होगा वो एक ब्लॉक आइटम की तरह एक्ट करेगा, चाहे वो पहले से ब्लॉक आइटम हो चाहे वो पहले से ब्लॉक आइटम ना हो। मतलब अगर हमने डिव कंटेनर बनाया और इसके बाद हमने लेट्स सपोज कोई स्पैन हमने बना दिया, उसके अंदर लिखा दिस इज अ स्पैन, तो अभी ये मेरा ब्लॉक आइटम है तो ये स्पैन एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में जाकर क्रिएट होगा। इसे करेंगे रिफ्रेश तो ये कहाँ आकर क्रिएट हुआ, नेक्स्ट लाइन में आकर क्रिएट हुआ, जबकि यहाँ पर स्पेस खाली है। इसके यहाँ पर क्रिएट होने का रीजन ये है कि ये वाला जो आइटम है, मेरा कंटेनर जो आइटम है वो अभी एक ब्लॉक आइटम है। पर अगर हम किसी ग्रिड कंटेनर को एक इनलाइन आइटम की तरह डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं टू इनलाइन ग्रिड। हम लिख सकते हैं इनलाइन ग्रिड, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, दिस इज अ स्पैन, ये जो स्पैन एलिमेंट है ये मेरी ग्रिड के बाद जाकर क्रिएट हो गया। यही सेम चीज हम इनलाइन फ्लेक्स के साथ भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशल चीज है जिसको हमें याद रखना है कि कभी भी अगर हमने ग्रिड क्रिएट की है और उसे हम एक इनलाइन एलिमेंट की तरह डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम ग्रिड की जगह उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं टू इनलाइन ग्रिड। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज का काम होता है कि वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हमारी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब जब भी हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया है
रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आजकल हमारे पास अलग अलग तरीके के डिवाइसेस अवेलेबल हैं। किसी के पास फोन साइजेस होंगे, किसी के पास आईफोन होंगे, किसी के पास सैमसंग होगा। हर एक फोन का हो सकता है स्क्रीन का साइज, हाइट, विड्थ, सारी चीजें अलग अलग हों। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ फोन की बात करें तो उसके ओरिएंटेशन भी अलग अलग होते हैं। सेम वेबसाइट को हम लैंडस्केप मोड में यूज कर सकते हैं, तो हम पोर्ट्रेट मोड में भी यूज कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स के ऊपर सेम वेबसाइट को खोल सकते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर खोल सकते हैं, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर खोल सकते हैं। तो इसीलिए एक वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, यानी हमारे डिवाइस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका चेंज हो जाना, ताकि मॉडिफाई हो जाना, ताकि हमारा यूआई सुंदर लगे, वो वेबसाइट अच्छी लगे, उसके एलिमेंट की स्पेसिंग ठीक लगे, सारी चीजें अच्छे से अलाइंड हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आज की डेट में जितनी भी हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस बिल्ड करते हैं, वो सारी की सारी मेजॉरिटी 99.99% सारे डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि वही आज की मार्केट की डिमांड है। जैसे अगर एक और वेबसाइट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स सपोज वी ओपन medium.com। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जब भी हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं। तो अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूं तो इसके अगर हम साइज को डिक्रीज करेंगे तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे क्या चेंजेस आएंगे? जैसे ही हमारी वेबसाइट का साइज थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ये जो राइट ऑप्शन है ये कंप्लीटली हट गया, यानी फोन के ऊपर मेरी वेबसाइट थोड़ी सी और नीट एंड क्लीन दिखाई दे, उसके लिए मुझे ज्यादा ऑप्शंस हटाने पड़ते हैं ऊपर से। ये जो सर्च बार था ये और छोटा हो गया। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, जो हमारा इंस्पेक्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो डिवाइस मोड का ऑप्शन होता है बेसिकली, जिससे हम अपने अलग अलग डिवाइसेस पर मेरी सेम वेबसाइट कैसे दिखेगी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायमेंशंस में जाकर अगर मैं चाहूँ कि आईफोन 12 प्रो के ऊपर मेरा ये जो medium.com वेबसाइट है कैसी दिखेगी, तो उस फोन पर मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है, हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पर कैसी दिखेगी, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ये मेरे डायमेंशंस आ गए स्क्रीन के, विच इज बेसिकली 412x915। हम चाहें तो iPad Air पर देख सकते हैं कि iPad पर मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। एंड सैमसंग गैलेक्सी A51 पर मेरी जो वेबसाइट है फ़ोन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस के यहाँ पर पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। नहीं तो हम अपनी मर्जी से जाकर अपने विड्थ एंड हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस बिल्ड कर रहे होंगे एज अ डेवलपर, तो उनके लिए हम उनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए इस डिवाइस मोड को यूज कर सकते हैं। ये ब्राउजर्स पर मिल जाता है। अब बात करते हैं मीडिया क्वेरीज के बारे में। मीडिया क्वेरीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लेंगे। अब मीडिया क्वेरी एक्चुअली होती क्या है? हमारा जो भी डिवाइस होता है उसके कुछ पर्टिकुलर मीडिया फीचर्स होते हैं। जैसे मेरा डिवाइस हो गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनवायरनमेंट हो गया, बेसिकली वो जगह, वो सिस्टम जिसके ऊपर हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट को खोल रहे हैं, उसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हो सकता है उसके पास कोई विड्थ हो सकता है उस डिवाइस के पास, आपके पास कोई हाइट हो सकता है उस डिवाइस की अभी कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि आप उसको लैंडस्केप मोड में चला रहे हैं या उसको पोर्ट्रेट मोड में चला रहे हैं। लैंडस्केप मोड क्या होता है? अगर हम इस फोन की बात करें तो फोन अगर सीधा मैं देख रही हूं तो ये मेरे पास पोर्ट्रेट मोड होता है किसी भी वेबसाइट को देखने का। और इस डिवाइस पर अगर मैं इस तरीके से कंटेंट को देख रही हूं जहां पर विड्थ बड़ी हो जाती है हाइट से, तो इसको हम लैंडस्केप मोड कहते हैं। तो अलग अलग मोड्स हो सकते हैं डिवाइसेस के, और हर मोड के हिसाब से या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिव चेंजेस होने चाहिए। तो जिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से चेंजेस आते हैं उनको मीडिया फीचर्स कहते हैं। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जाकर अगर मैं सर्च करूं मीडिया फीचर्स को, तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया फीचर्स आ जाते हैं। हमारे पास कलर भी होता है, डायनेमिक रेंज भी होती है, ग्रिड भी होती है, डिवाइस विड्थ, डिस्प्ले मोड, इस तरीके से बहुत सारी, मोनोक्रोम, हवर, ओरिएंटेशन, पॉइंटर, प्रेफर्स कलर स्क्रीन, कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम कर सकते हैं। पर इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होती है हमारी विड्थ, यानी मेरे डिवाइस की जो भी विड्थ चल रही है उसके हिसाब से कैसे मेरी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बने। हम यहाँ पर कौन सी विड्थ की बात कर रहे हैं? हम व्यू पोर्ट की विड्थ की बात कर रहे हैं। डिवाइस के लिए व्यू पोर्ट वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो आप व्यू पोर्ट MDN पर जाकर पढ़ सकते हैं क्या होता है डिटेल में। हम जब भी CSS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे होंगे तो व्यू पोर्ट ब्राउजर को हम बोल रहे होंगे कि ब्राउजर के ऊपर जितना हमारा वेब पेज का पार्ट है वो सारा का सारा हमारे लिए व्यू पोर्ट होगा। तो इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, पर डेफिनेशन में आपको कई जगह व्यू पोर्ट दिखाई देगा। तो अगर मुझे डिवाइस की विड्थ के हिसाब से कोई चेंजेस लेकर आना है, कोई रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपने CSS के अंदर हम लिखते हैं @media। मीडिया क्वेरी की शुरुआत हमेशा @media से होगी। एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपने मीडिया फीचर का नाम, कि कौन से फीचर के हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस आए। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है विड्थ के हिसाब से, कि विड्थ अगर एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो
तो मेरे डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने एक कंडीशन लिखी है कि मीडिया क्वेरी क्या कह रही है कि अगर मेरे डिवाइस की विड्थ एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो गई तो मेरे डिव का कोई भी रैंडम डिव या यहाँ पर कोई भी हेडिंग हो सकती है कि H1 का कलर मेरे पास या फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। मल्टीपल हम क्वेरीज भी लिख सकते हैं कि डिव के लिए चेंज हो जाए, उसके बाद H1 के लिए कुछ चेंज हो जाए, तो ये दो चीजें हो जाएं जैसे ही मेरी विड्थ 400 पिक्सल्स को टच करे। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको करते हैं। हमने क्या किया, index.html के अंदर एक हेडिंग H1 हमने बनाई है, उसके अंदर हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं और style.css में जाकर हमने उसको बैकग्राउंड कलर एंड एक बॉर्डर दिया है। तो हमारा जो पेज है वो अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media। हम चाहते हैं कि जब मेरे डिवाइस की विड्थ एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो तो उस केस में क्या हो, उस केस में जो भी मेरा ये अभी H1 है, H1 के लिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश करने से कोई चेंज नहीं आया। चेंज कब आएगा, चेंज तब आएगा जब मेरे डिवाइस की विड्थ 400 पिक्सल्स होगी। तो मैं इंस्पेक्ट करके अपने डिवाइस की विड्थ चेंज कर सकती हूँ। इसको पहले तो हटा लेते हैं। अभी मेरे डिवाइस की विड्थ क्या है, जब हम इसे रीसाइज करते हैं तो ऊपर मुझे अपने डिवाइस की विड्थ एंड हाइट दिखती है। अभी जो विड्थ है दैट इज अराउंड 1200 पिक्सल्स। तो विड्थ धीरे धीरे ऊपर हमें दिख रही है कि डिक्रीज हो रही है। एंड जैसे ही इस विड्थ को हम और डिक्रीज करके 400 पिक्सल्स कर देंगे तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर हमारा चेंज आएगा। थोड़ा सा बढ़ाकर इसको 398 एंड ये थोड़ा सा जो ब्लिंक हुआ 400 पिक्सल्स। तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर मेरा क्या हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है टू रेड। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और चेंज ला सकती हूँ। हम चाहें तो अपने कलर को यहाँ पर व्हाइट कर सकते हैं। रेड के ऊपर व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। रिफ्रेश, तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर ये चेंज है। थोड़ा सा भी स्क्रीन साइज बढ़ा, चेंज हट गया, थोड़ा सा भी स्क्रीन साइज घटा, चेंज हट गया। पर एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर अगर मुझे कोई चेंज चाहिए तो वो चेंज मुझे इस तरीके से दिखाई दे सकता है। हम चाहे तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। मैंने नीचे अगर कोई डिव बना लिया है तो हम चाहें तो इस डिव का जो हाइट है उसे सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स। सिमिलरली विड्थ को हम सेट कर सकते हैं 100 पिक्सल्स एंड एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं विच इज इक्वल टू ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या है, ये डिव मुझे दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ाया तो डिव दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डिव के अंदर अभी कोई कंटेंट ही नहीं है। और डिव की हाइट और विड्थ कब सेट हो रही है, बैकग्राउंड कलर, ये जब भी विड्थ 400 पिक्सल हो रही है तभी सेट हो रही है। तो मतलब तभी डिव दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिव को दिखाई देना है तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर मुझे लेकर जाना पड़ेगा अपने विड्थ के साइज को। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी मीडिया क्वेरीज को लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अपनी मीडिया क्वेरी को लिखने के लिए हम मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ का भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जैक्टली वाला जो ये वाला सिंटैक्स होता है इसको हम ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, पर मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे @media मिन विड्थ कहने का मतलब है कि ये जितने भी चेंजेस अंदर लिखे जाएंगे ये तब आने चाहिए जब मेरी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स हो। मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स हो या उससे बड़ी हो तो ये चेंजेस आ जाए। और मैक्स विड्थ कहने का मतलब है कि मेरी मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स है तो ये चेंजेस आना चाहिए। मैक्सिमम विड्थ या उससे कम हो तो मेरी ये चेंजेस अप्लाई होनी चाहिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम 400 पिक्सल्स या उससे बड़ी हो अगर मेरी विड्थ, तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उस केस में हम लिख सकते हैं @media मिन विड्थ, यहां पर लिख सकते हैं 400 पिक्सल्स। तो मिन विड्थ अगर 400 पिक्सल्स है तो मेरे H1 की जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को हम करना चाहते हैं लेट्स सपोज ग्रीन येलो। सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी स्क्रीन साइज 400 पिक्सल से बड़ा है। इसे अगर हम इंस्पेक्ट करें एंड कुछ यहां पर लेकर आए तो अभी स्क्रीन साइज 1321 है, 400 पिक्सल्स मिनिमम विड्थ है, तो तब तक तो ये लाइन ग्रीन रहेगा। धीरे धीरे फिर ये एकदम से 400 पिक्सल्स को टच करेगा। जैसे ही 400 पिक्सल्स को टच करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन का ग्रीन रहा। क्यों, क्योंकि 400 पिक्सल्स, ये भी मैंने क्वेरी लिख दी, इस क्वेरी में भी लिख दिया, तो ये वाली क्वेरी पहले लिखी गई है, ये बाद में लिखी गई है, तो ये ओवरराइड कर देगी। ओवरराइड मतलब ये वाली इंप्लीमेंट होगी जो हमने CSS के रूल्स में पढ़ा था। यहां पर अगर मैं एग्जैक्टली 401 कर देती तो उस केस में ओवरराइड नहीं होता, उस केस में यहां पर रेड ही दिखाई देता। पर क्योंकि 400 है तो बैकग्राउंड कलर वाली ये चीज ओवरराइड हो गई, तो कलर मेरा
ग्रीन येलो दिखाई दे रहा है एंड थोड़ा सा भी 400 से कम हुआ तो वापस से अपने ओरिजिनल कलर यानी येलो पर हम आ जाएंगे। इसके अलावा मैक्स विड्थ भी कर सकते हैं। तो इस मिन विड्थ को एक्चुअली मैं करने वाली हूँ 500 पिक्सल्स, या इसको हम 700 पिक्सल्स कर देते हैं और एक लिखते हैं मीडिया क्वेरी फॉर माय मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ को हम कर लेते हैं 200 पिक्सल्स। H1 पर हम चाहते हैं अगर मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल या उससे छोटी हो मेरी विड्थ, तो उस केस में मेरा जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम लेट्स सपोज पिंक बना देंगे। सेव, रिफ्रेश। तो दोबारा से एक बार चेंजेस को देखते हैं। ओरिजिनली मेरा क्या कलर है, मेरा लाइन ग्रीन कलर है, यानी अगर मेरी मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल्स या उससे बड़ी है तो ग्रीन येलो या लाइन जैसा कलर हमें दिखाई देगा। उसे अगर छोटा छोटा करते करते हम 700 पिक्सल्स पर ले आएंगे। दिस इज 700 पिक्सल्स। तो इससे ऊपर ग्रीन रहेगा, इससे नीचे क्या हो जाएगा, वापस से येलो। 400 पिक्सल्स पे जाके एग्जैक्टली रेड हो जाएगा और उससे नीचे जाएंगे तो चेंज नहीं आएगा। पर जैसे ही मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल्स हम टच करेंगे तो 200 पिक्सल्स एंड उससे कम में मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली 200 पिक्सल्स पर बैकग्राउंड कलर पिंक में कन्वर्ट हो गया एंड उससे नीचे पूरा का पूरा पिंक में रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग हम चेंजेस ला सकते हैं जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस छोटे या बड़े होते हैं। अभी तो हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर की फॉर्म में देख रहे हैं, बट हम चाहें तो जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर मेन्यू जो होता है पूरा का पूरा हमें नेविगेशन दिखाई दे रहा होता है ऊपर, नेविगेशन मेन्यू। पर जैसे ही वेबसाइट का साइज छोटा होता है, एक छोटा सा ऊपर बटन या छोटा सा ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है जिस पर क्लिक करने से फिर पूरा मेन्यू दिखता है। तो नैव बार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है मिन विड्थ मैक्स विड्थ को यूज़ करने का। इसके अलावा हम मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल डिमेंशंस को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी मैं कुछ इस तरीके से क्लब करके भी स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ बात हो रही है 200 पिक्सल से लेकर 300 पिक्सल्स की रेंज की। तो जब भी मुझे रेंज सेट करनी है हम एंड को यूज़ कर सकते हैं, मिन एंड मैक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी करके देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक @मीडिया लिख लेते हैं, मेरी जो मिन विड्थ है 200 पिक्सल्स है एंड मैक्स विड्थ 300 पिक्सल्स है, उसके बीच में H1 का जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को लेट्स सपोज हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टू लॉन ग्रीन कलर। ग्रीन हमने यूज़ कर लिया है। लेट्स सपोज वी वांट टू कन्वर्ट इट टू मेजेंटा। मेजेंटा का सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। अब अभी बाकी जगह लाइन ग्रीन रहेगा, लेकिन 200 से 300 के बीच में क्या रहेगा, मेजेंटा कलर आ जाएगा। जैसे ही हम 300 को टच करेंगे, यहाँ पर आकर जैसे ही 300 को टच करेंगे वैसे क्या हुआ, मेजेंटा कलर आ गया एंड ये 200 पिक्सल्स तक चलेगा। 200 पिक्सल्स पे जाके हम पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट 200 से 300 तक वी विल हैव मेजेंटा बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेरीज को हम क्लब भी कर सकते हैं फॉर अ रेंज। एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। हम इस बार अपनी मीडिया क्वेरी को डिफाइन करने वाले हैं अपने ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन क्या होता है, अभी हमने बात की थी, एक मेरा पोर्ट्रेट होता है, एक मेरा लैंडस्केप मोड होता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा जो भी स्क्रीन है वो उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाए तो हमारे डिव का या H1 का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए कर सकते हैं @मीडिया, यहाँ पर लिखेंगे ओरिएंटेशन। जैसे ही लैंडस्केप हो जाए वैसे ही H1 का बैकग्राउंड कलर ये एक्वा हो जाए एंड इसके फॉन्ट का कलर हम चाहते हैं ब्राउन हो जाए। सेव एंड इसको हम करेंगे थोड़ा सा रीसाइज, रिफ्रेश। अब लैंडस्केप मोड में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट ये लैंडस्केप मोड में ही है, बट अगर मैं किसी फ़ोन पर जाऊँ, लेट्स सपोज iPhone 12 Pro, तो नॉर्मली मेरे फ़ोन पर मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी, बट यहाँ से मैं अपने फ़ोन को टिल्ट कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। रोटेट किया तो ये लैंडस्केप मोड में आ गया, तो बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा एंड मेरे फॉन्ट का कलर हो गया ब्राउन के इक्वल। दोबारा से पोर्ट्रेट में ले आए तो नॉर्मल हो गया, लैंडस्केप में ले आए तो चेंज हो गया। तो इस तरीके से जब भी हम ऐप्स को यूज़ करते हैं तो फ़ोन को कुछ इस तरीके से रखते हैं जब हम, तो मेरे फ़ोन में ऐप्स अलग तरीके से दिखाई देती हैं, पर इस तरीके से फ़ोन को रखते हैं तो ऐप का थोड़ा सा UI मेरे लिए चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज होता है, वो चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव पेट एडॉप्शन पेज, यानी हम एक छोटा सा पेज बनाएंगे, उसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक पेज का लेआउट आपको स्टार्टर की फॉर्म में दिया हुआ है।
इस लेआउट के अंदर ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा, ऊपर मुझे अपना लिंक दिखाई देगा, एक हेडिंग दिखाई देगी, 2 कार्ड्स मुझे दिखाई देंगे, एक फोटो होगी उसके अंदर एंड कुछ टाइटल होंगे मेरे पेट्स के एंड उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी जिनको हम अडॉप्शन के लिए रख रहे हैं। नीचे एक छोटा सा हेडर मुझे दिखाई देगा। इसके लिए index.html, style.css एंड 2 पिक्चर्स हमने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप उसको स्टार्टर कोड की तरह यूज कर सकते हैं। अगर इस एक्टिविटी को आपको अपने लिए थोड़ा सा और टफ बनाना है तो मैं उसका एक तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, जो index.html का कोड है उसको अपने पास रखिए। उसके अंदर क्या है, एक हमने h2 से हेडिंग बनाई है, तो ये मेरी हेडिंग है और इसको हमने इटैलिक बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने लिए एक h1 हेडिंग दी है, अडॉप्ट अ पेट टुडे, तो ये मैंने हेडिंग दी है। एंड उसके बाद हमने डिव बनाया है पेट्स, जिसके अंदर हमारे दोनों कार्ड्स हैं। ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, एक कार्ड के अंदर हमारी इमेज है, उसके बाद टाइटल है h3 और उसके बाद पैराग्राफ है। तो ये पूरा कार्ड है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद ये सेकंड कार्ड है, पहला कार्ड जेरी का है, सेकंड कार्ड टॉम का है, तो ये इमेज है, दोबारा से हेडिंग है नाम के लिए एंड ये मेरे पास पैराग्राफ है। लास्ट में h4 से मैंने क्या किया, एक छोटा सा फुटर दे दिया है। अब आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग ये एक्टिविटी कैसे हो सकती है, यहीं पर वीडियो को पॉज करना है, सिर्फ index.html को देखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने प्योर index.html को, प्योर index.html कैसा होगा, अगर मैं स्टाइलिंग बंद कर दूं तो मेरे आपको जो ये नॉर्मल फाइल दिखेगी इसको आपको कोशिश करनी है। इसके लिए आप style.css बिल्कुल बेसिक से लिखें। ये वाली जो style.css फाइल आपको दी हुई है आप इसको बिल्कुल देखिए भी मत, इसको यूज भी मत करिए एंड कोशिश करिए कि आप इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी स्टाइल्ड वेबसाइट तैयार कर पाएं। तो ये एडिशनल मैंने 5-10 मिनट ऐड किए हैं आपके टाइम के अंदर एंड इससे हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो स्टार्टर कोड के अंदर style.css को अभी इतना ज़्यादा देखना नहीं है, देख लिया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, भूल जाना है। एंड अपने प्योर HTML के लिए आपको खुद CSS इस तरीके से लिखनी है कि फाइनल रिजल्ट में आपको इस तरीके का वेब पेज दिख रहा हो जिसपे पेट एडॉप्शन के बारे में चीज़ें दिख रही हों। अब आ जाते हैं हम अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी की तरफ। वो है कि मुझे ऑलरेडी style.css के अंदर कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। कुछ कुछ चीज़ों में हमारे कार्ड की विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इमेज वगैरह दी हुई हैं, कलर्स वगैरह हमने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हैं तो कलर्स आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। पेट्स के लिए हमने डिस्प्ले क्या रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, इसीलिए जो ये स्पेस है ये इवनली तीनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है। इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर स्पेस बिटवीन करते तो स्पेस कहाँ जाती, स्पेस बीच में आ जाती सारी एंड ये कॉर्नर पर चले जाते हैं। रिफ्रेश तो क्या हुआ, मेरे एलिमेंट्स फ्लेक्स आइटम्स, ये दोनों कार्ड क्या है, मेरे फ्लेक्स आइटम्स है, ये दोनों कॉर्नर पर चले गए एंड मेरी सारी स्पेस बीच में आ गई, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे स्पेस इवनली चाहिए। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया है, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ को। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना है, जैसे ही हम इसे इंस्पेक्ट करें, लेट्स सपोज हम इसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा नॉर्मल वेब पेज है। अब जैसे ही मैं इसे छोटा छोटा करते जा रही हूँ, वैसे ही क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से श्रिंक हो रही है। श्रिंक होकर क्या होगी, ये और छोटा छोटा टेक्स्ट होगा। अब अगर मैं फ़ोन पर इस चीज़ को देखना चाहूँ, फ़ोन पर इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, डिवाइस मोड ले आते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना कोई iPhone SE यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये काफ़ी लंबा और अजीब सा टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये और ज़्यादा सुंदर लेआउट में चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें, अगर मैंने iPhone SE का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर अब मैं इसको स्क्रॉल करूं तो पहले मेरा ओरिजिनल कार्ड आए, उसके बाद मेरा सेकंड कार्ड आए। तो ये क्या हुआ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और बेटर लुकिंग UI हो गया। इनफैक्ट इस UI को अगर इस UI से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली हम इस वेबसाइट को चलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो मेरा फाइनल आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके का लेकर आना है। तो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे ऐड की जाए, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने के लिए एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी जो साइजिंग है ना, वो यहाँ पर फाइनल आउटपुट में देख लेते हैं कौन से विड्थ पर चेंज हो रही है। इससे करते हैं रीसाइज। तो मेरा फाइनल साइज चेंज हो रहा है एट अराउंड 375 पिक्सल्स। क्यों चेंज हो रहा है 375 पिक्सल्स पर, क्योंकि मुझे इसे iPhone SE के हिसाब से सेट करना है जिसकी विड्थ 375 पिक्सल्स होती है। मतलब 375 पिक्सल्स और उससे कम के विड्थ साइज के लिए, व्यू पोर्ट साइज के लिए मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से स्क्रोलेबल मुझे दिखाई देनी चाहिए, जिसमें एक कार्ड हो, फिर दूसरा कार्ड हो, फिर तीसरा कार्ड हो। ये चीज़ अगर मुझे अचीव करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी मीडिया क्वेरी लिखने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं @media एंड उसमें हम लिखेंगे मैक्स विड्थ
क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ 0 से 375 पिक्सल्स। तो मेरी मैक्सिमम विड्थ जब तक मेरे पास 375 पिक्सल्स रहे तब तक हमें कुछ चेंज लेकर आना है। किस में चेंज लेकर आना है? हमें इस कार्ड में चेंज लेकर आना है कि पहले कार्ड आ जाए, फिर दूसरा कार्ड आ जाए। एंड उस चेंज को हम कैसे लेकर आ सकते हैं? तो कार्ड्स को चेंज करने के लिए उनका जो पेरेंट कंटेनर है वो मेरे पास पेट्स है, क्योंकि ये पेट्स नाम का डिव है जिसके अंदर मेरा कार्ड नाम का फर्स्ट डिव है एंड कार्ड क्लास का सेकेंड डिव है। तो कोई भी फ्लेक्स प्रॉपर्टी अगर मुझे चेंज करनी होगी तो मैं पेट्स के अंदर करूंगी। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि कौन सी फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं वो उसी लाइन में ना रहकर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है एंड इसको अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको खुद भी ये याद आ जाएगी। बाकी हमने कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ही पढ़ी हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट पढ़ा है, हमने अलाइन सेल्फ पढ़ा है, हमने अलाइन कंटेंट पढ़ा है, हमने फ्लेक्स रैप पढ़ा है एंड एक दो चीज़ें और पढ़ी हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मेरा साइज़ छोटा हो कंटेनर का, मेरे आइटम्स कम जगह लेने की जगह क्या करें, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ फ्लेक्स रैप टू रैप। उससे क्या होगा, मेरे जो आइटम्स होंगे अब वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जगह लेनी शुरू कर देंगे, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी फ्लेक्स है एंड बाय डिफॉल्ट अनरैप होता है, तो वो रैप होना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो 375 पिक्सल्स पर एग्जैक्टली मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें अब मेरे कार्ड्स रैप हो रहे हैं। इस साइज को अगर मैं और छोटा करूं, छोटा करने के लिए हम इसे हटाकर और छोटा डिवाइस कर देते हैं 375 से, तो भी कुछ इस तरीके का लेआउट मुझे दिखाई देगा। डिवाइस मोड में आ जाते हैं दोबारा से टू आईफोन SE, तो 375 पिक्सल्स पर इस तरीके से मेरे डिवाइस के अंदर चीज़ें मुझे दिखेंगी। अब अगर इससे हम बड़ा साइज करते हैं, लेट्स सपोज मैं आईपैड पर देखूं, तो उस केस में तो वैसे ही दिखाई देगी वेबसाइट जैसे हमने ओरिजिनली बनाई थी। बट 0 से 375 पिक्सल्स पर यानी आईफोन SE पर मेरे आइटम्स जो हैं फ्लेक्स रैप की मदद से रैप हो जाएंगे। सो सिर्फ इतने से चेंज की वजह से एक छोटी सी रिस्पॉन्सिवनेस का हिंट ऐड हो गया हमारी वेबसाइट में, हमारी वेब पेज में। ज़रूरी नहीं है कि ये वेब पेज को आप अभी रिस्पॉन्सिव बोलेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे डिफरेंट डिवाइसेज हैं जिस पर ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, आईफोन SE के हिसाब से थोड़ा सा मेरे कार्ड्स जो है अलाइन हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें और कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, 3-4 अपने एनिमल्स के, और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम छोटा बना सकते हैं या पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सेम डिमेंशंस की। एंड उस हिसाब से फिर हम एक पेट एडॉप्शन के लिए वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली CSS एंड HTML। तो आई होप कि इस चैप्टर में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एंड आने वाले कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर हम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, मिनी कुछ चीज़ें बना रहे होंगे, एनिमेशन कर रहे होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जिसके अंदर हम कई बार रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लेक्स बॉक्स, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा एक बार देखने वाले हैं। एंड इन चीज़ों को आपको रटने से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि रियल टाइम में क्या बात हो रही है। उसको अगर आप समझ पाएंगे तो हम कभी भी चीट शीट यूज़ कर सकते हैं, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है Z इंडेक्स, या आप इसको Z इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम है ये बताना कि वेबसाइट के ऊपर कौन सी चीज़ ऊपर वाले लेवल पर आएगी और कौन सी चीज़ नीचे वाले लेवल पर आएगी। इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक वेब पेज बनाया और उस वेब पेज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जो कुछ यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, मैं बॉक्स मॉडल की फॉर्म में उनका सिर्फ बॉक्स शेप आपको दिखा रही हूँ। एक एलिमेंट है जिसको हमने इसके ऊपर ओवरलैप करके क्रिएट कर दिया एक तरीके से। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ब्लू एलिमेंट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है स्क्रीन में, और ये वाला जो येलो कलर वाला एलिमेंट है ये इस ब्लू वाले एलिमेंट को यहाँ से इस कॉर्नर से ओवरलैप कर रहा है। तो जब भी एलिमेंट्स ओवरलैप होते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, उनकी लेयर बन जाती है, तो वहां पर एक स्टैक फॉर्म हो जाता है। स्टैक वैसे तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर स्टैक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेवल्स, जैसे हमने बुक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स अगर रख दी तो वो क्या बन गया, बुक्स का एक स्टैक बन गया। तो इस तरीके से मान लेते हैं हमने फर्स्ट चीज रख दी, फिर हमने सेकंड चीज रख दी, फिर हमने थर्ड चीज रख दी, फिर हमने फोर्थ चीज रख दी। इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है, जैसे किचन के अंदर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखी होती है, उसको हम स्टैक कह देते हैं। तो उसी तरीके का स्टैक हमारे एलिमेंट्स से बनता है जब भी हम वेब पेज के ऊपर अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम लेवल पर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टैक में सेम लेवल पर ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये ब्लू वाला बॉक्स है और हमने एक और येलो वाला बॉक्स कुछ यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं ये दोनों सेम लेवल पर क्रिएट हुए। यानी बैकग्राउंड में तो मेरा पूरा वेब पेज का बैकग्राउंड आ रहा है, उसके ऊपर फर्स्ट लेवल में ये वाला बॉक्स आ रहा है। इनको हम कुछ नंबर दे देते हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
तो जो मेरे 1 एंड नंबर 3 वाले बॉक्स हैं वो सेम लेवल पर आ रहे हैं, एंड उसको क्योंकि ओवरलैप किया जा रहा है, ये जो 2 वाला बॉक्स है 1 वाले बॉक्स के ऊपर आ रहा है, उसे ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक लेवल ऊपर आ जाएगा, यानी मेरे अगले लेवल पर चले जाएगा स्टैक के। तो इसी तरीके से स्क्रीन पर एलिमेंट्स का अलग अलग लेवल होता है। इस लेवल को वैसे हमें इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली इसको समझना ही काफी होगा। जैसे लेट्स सपोज ये मेरी पूरी एक वेब पेज की स्क्रीन है, इसके अगर ऊपर की तरफ कोई एलिमेंट आ जाता है, जैसे अगर ये पेन इसके ऊपर की तरफ आ गया, तो ये पेन कहां पर हुआ, ये पेन मेरा एक स्टैक लेवल ऊपर आएगा मेरे वेब पेज के ऊपर। तो जितने भी स्टैक लेवल ऊपर चीजें आती हैं वो उतना ही वेब पेज के ऊपर सामने की तरफ आती है, और जितना आपका स्टैक लेवल कम होता है उतना ही चीजें पीछे की तरफ यानी बैकग्राउंड में शिफ्ट होती चली जाती हैं। इसका एक काफी प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया है, अपनी एक index.html फाइल बनाई है जिसके अंदर z इंडेक्स हमने हेडिंग दी है, उसके अंदर 3 div बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हैं। style.css के अंदर हमने अपने बॉक्स को कुछ स्टाइलिंग दे दी है, कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया है। इसके अलावा हमने 1 और 2 को एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दिया है। अब एक बार वेब पेज पर जाकर देखें तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी क्या है, अभी ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, ये मेरा सेकेंड बॉक्स है, ये मेरा थर्ड बॉक्स है। पर हम क्या करेंगे, हम इस ऑरेंजिश इस सेकंड वाले बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा ऑरेंज बॉक्स यानी बॉक्स नंबर 2। तो बॉक्स नंबर 2 के लिए हम इसे पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, और इसे हम लेट्स सपोज बॉटम से दे देते हैं पोजीशन 50 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये ऑरेंज वाला बॉक्स हमारा मूव करके ऊपर की तरफ चला गया। इवन दो सारे बॉक्सेस को हमने हाइट 150 पिक्सल्स दी है, पर यहां पर ये जो ऑरेंज बॉक्स है ये इस ग्रीन वाले बॉक्स को ओवरलैप कर रहा है। इसे अगर हम इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करके पता चलेगा कि ये यहां पर जब हम 1 वाले बॉक्स पे स्क्रॉल करेंगे तो इतनी पूरी की पूरी 150 पिक्सल्स की विड्थ है हमारे ब्लू वाले बॉक्स की, एंड 2 वाले पर जाएंगे तो इतना एरिया है हमारे ऑरेंज वाले बॉक्स का। पर जैसे ही हमने इस बॉक्स नंबर 2 को पोजीशन रिलेटिव दे दी और बॉटम से 50 पिक्सल्स मूव कर दिया, यानी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इसे 50 पिक्सल्स ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो ये अब क्या कर रहा है, ये ऑरेंज बॉक्स अब इस ग्रीन वाले बॉक्स को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑरेंज वाला बॉक्स स्क्रीन में सामने की तरफ आ रहा है और ये ब्लू वाला बॉक्स, ये ब्लूइश ग्रीन बॉक्स हमारा स्क्रीन पर पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर कह सकते हैं, यहां पर स्टैक लेवल में क्या हो रहा है, ये ऑरेंज बॉक्स सामने की तरफ है या ऊपर की तरफ है, एंड ये ग्रीन वाला बॉक्स नीचे की तरफ है। तो जब भी हम एलिमेंट्स का स्टैक लेवल कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी हमें स्क्रीन पर कौन सी चीज ऊपर दिखानी है और कौन सी चीज नीचे दिखानी है जब भी 2 एलिमेंट्स ओवरलैप करें, तो उसके लिए जिस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं वो होती है हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जी इंडेक्स या जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद लार्जर जेड इंडेक्स कवर दोज विद स्मॉलर वन। अगर हमारे 2 एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक छोटा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एंड लेट्स सपोज ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब जब भी 2 एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो अगर आप उनकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसकी भी आप बड़ी सेट कर देंगे, वो क्या होगा, वो स्क्रीन में सामने की तरफ दिखाई देगा। तो अगर हमने ब्लू वाले एलिमेंट का जेड इंडेक्स बड़ा सेट कर दिया, बड़ा यानी अगर हमने जेड इंडेक्स को 1, 2 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सेट कर दी, तो वो क्या होगा, स्क्रीन के सामने की तरफ आ जाएगा और दूसरे वाला एलिमेंट उसके पीछे चला जाएगा। और अगर येलो वाले के लिए हमने जेड इंडेक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव सेट कर दी एज कंपेयर टू दिस ब्लू बॉक्स, तो फिर वो स्क्रीन के सामने की तरफ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट्स का z इंडेक्स 0 होता है, या फिर इसे हम ऑटो भी कह सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स सेम लेवल पर होते हैं। अब सेम लेवल पर जब भी एलिमेंट्स होंगे, यानी अभी इस एलिमेंट का भी बाय डिफॉल्ट z इंडेक्स 0 है, इसका भी z इंडेक्स 0 है, इसका भी z इंडेक्स 0 है। जब भी सेम लेवल पर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं तो CSS के अंदर जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बाद में डिफाइन होती है वो स्क्रीन पे ऊपर की तरफ आता है अगर कभी भी ओवरलैप होता है तो। पर इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमें अब 1 को सामने की तरफ लेके आना है, क्योंकि 1 यहां पर छुपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसके z इंडेक्स प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो z इंडेक्स को चेंज करके हम कर सकते हैं 1, इसे करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। बट रिफ्रेश करने से कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि z इंडेक्स प्रॉपर्टी की एक खास चीज होती है कि z इंडेक्स आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए सेट कर सकते हैं जिनको हमने कोई पोजिशन दे रखी हो। मतलब जिस भी एलिमेंट की पोजिशन या तो स्टैटिक होगी या फिर उसके पास डिफॉल्ट पोजीशन होगी, उस एलिमेंट के लिए z इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम सेट नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, ये जो 1 वाला बॉक्स है इसके लिए पोजीशन अभी बाय डिफॉल्ट दी गई है। अगर इसके लिए हमने पोजीशन स्टैटिक भी रख दी होती, लेट्स गिव इट अ पोजीशन स्टैटिक,
तो भी रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एलिमेंट के पास डिफॉल्ट पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन है तब तक आप उसके जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम इस एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें और अब रिफ्रेश करें तो अब क्या हुआ, ये ग्रीन वाला बॉक्स सामने की तरफ आ गया। तो एक दो चीजें ध्यान से याद रखनी है। सबसे पहला ये कि जब भी ओवरलैपिंग एलिमेंट्स होते हैं तो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स के केस में हमारा जेड इंडेक्स डिसाइड करता है कौन सा एलिमेंट लेवल में बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ आएगा, कौन सा एलिमेंट पीछे की तरफ यानी बैकग्राउंड की तरफ जाएगा। दूसरी चीज, जब भी हम जेड इंडेक्स की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट्स का जेड इंडेक्स या तो 0 होता है या उसको ऑटो सेट कर दें तो भी वो 0 के बराबर ही होगा। अगर हमें किसी एलिमेंट के जेड इंडेक्स को चेंज करना है तो उसके लिए उस एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक या डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, या तो पोजीशन एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो या कोई और पोजीशन सेट हो, बट स्टैटिक या डिफॉल्ट पोजीशन के लिए जेड इंडेक्स वैल्यू चेंज नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की। एंड इसके अलावा जेड इंडेक्स को हम पॉजिटिव भी सेट कर सकते हैं, हम नेगेटिव भी सेट कर सकते हैं। जितना जेड इंडेक्स पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर जेड इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव है, उतना ही वो बाहर की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपर लेवल की तरफ आता चला जाएगा, और जितना भी जेड इंडेक्स नेगेटिव होगा उतना ही वो लोअर लेवल पे चला जाएगा, मतलब पीछे की तरफ छुपता चला जाएगा। तो यहीं पर अगर इस ग्रीन को हम जेड इंडेक्स दे देते -1, सेफ रिफ्रेश, तो उससे क्या होता, ये दोबारा पीछे की तरफ चला जाता। यहां हम 2 के लिए भी जेड इंडेक्स चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे रखी है। तो अगर हम 2 को जेड इंडेक्स दे दें, लेट्स सपोज हमने 1 को जेड इंडेक्स दिया है 1 और 2 को हमने दे दिया 2, तो उस केस में क्या होगा, जिसका जेड इंडेक्स बड़ा है वो बाहर की तरफ आएगा, यानी ये ऑरेंज बाहर की तरफ आएगा। इसे कर लेते हैं सेफ रिफ्रेश, तो क्या हुआ, ये ऑरेंज बाय डिफॉल्ट बाहर की तरफ आएगा। पर अगर हमने इसे जेड इंडेक्स छोटा दे दिया, लेट्स सपोज इसे हमने जेड इंडेक्स दे दिया 0 और इसको दे दिया 1, तो अब ये 1 बाहर की तरफ आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो 1 बाहर की तरफ आएगा। वहीं पर अगर दोनों के जेड इंडेक्स लेट्स से वी मेक इट नेगेटिव, इसे हमने कर दिया -2, तो जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये जो 2 वाला है ये ज्यादा नेगेटिव है तो ये अंदर की तरफ जाएगा और 1 वाला बाहर की तरफ रहेगा। रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 वाला मेरा बॉक्स अपर लेवल पे आएगा, यानी बाहर वाले स्टैक लेवल पे आएगा। वहीं पर अगर इसे -2 की जगह अगर हमने कर दिया होता 0, तो उस केस में 0 बड़ा होता है -1 से, तो 2 वाला एलिमेंट मेरा बाहर की तरफ आता है। रिफ्रेश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी काम करती है। तो जब भी हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे 2 एलिमेंट्स ओवरलैप हुए हैं, किसी एलिमेंट को हम बाहर के लेवल की तरफ यानी ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जेड इंडेक्स को पॉजिटिव कर देते हैं। या फिर ओवरलैप में अगर किसी एलिमेंट को हम अंदर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट के लिए हम जेड इंडेक्स को नेगेटिव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने खुद से जेड इंडेक्स की वैल्यूज जो हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव वैल्यू सेट करके देखिए, कुछ नेगेटिव वैल्यू सेट करके देखिए, 0 वैल्यू सेट करके देखिए, एंड उस हिसाब से हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन से एलिमेंट किस जेड इंडेक्स वैल्यू पर बाहर की तरफ आते हैं एंड कौन से एलिमेंट अंदर की तरफ आते हैं। हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के साथ। अभी तक हमने फ्लेक्सबॉक्स को डिटेल में पढ़ा है। फ्लेक्सबॉक्स क्या करता था, फ्लेक्सबॉक्स हमें एलिमेंट्स का लेआउट बनाने में हेल्प करता था इन वन डायरेक्शन, यानी अगर हमने फ्लेक्सबॉक्स की डायरेक्शन रो रखी है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेआउट को अच्छे से बना सकते थे, और अगर हमने डायरेक्शन कॉलम रखी है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में अपने लेआउट को बना सकते थे। उसी तरीके से एलिमेंट्स के लेआउट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास सीएसएस के अंदर ग्रिड भी होती है। अब ग्रिड बहुत सिमिलर है फ्लेक्सबॉक्स के, पर यहां पर ग्रिड के अंदर जो हम लेआउट डिजाइन करेंगे उसको हम 2D में डिजाइन कर सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्सबॉक्स, जहां पर हम अपने लेआउट को सिर्फ वन डायरेक्शन में ही डिजाइन कर सकते थे। तो ग्रिड के अंदर सेटिंग अ कंटेनर्स डिस्प्ले टू ग्रिड विल मेक ऑल द चिल्ड्रन ग्रिड आइटम्स। जिसे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर होता था कि हमारा जो आउटर कंटेनर होता था फ्लेक्सबॉक्स के अंदर, हम कुछ इस तरीके का लेआउट समझते थे कि हमारे पास बाहर की तरफ एक कंटेनर होता है, इसे हम अपना फ्लेक्स कंटेनर कह देते हैं, एंड अंदर की तरफ हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते थे जो इसके चिल्ड्रन होते थे, जिनको हम क्या कहते थे, जिनको हम फ्लेक्स आइटम्स कहते थे। उसी तरीके से ग्रिड के अंदर भी हमारे पास सिमिलर चीज होगी, यानी ग्रिड के अंदर भी हमारा जो आउटर कंटेनर होगा उसे हम कहेंगे अपना ग्रिड कंटेनर, एंड अंदर जो इसके अलग अलग आइटम्स होंगे इनको हम कहेंगे अपने ग्रिड आइटम्स। अगर हमें किसी भी कंटेनर के ऊपर ग्रिड की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें उस कंटेनर के अंदर लिखना पड़ेगा सीएसएस में डिस्प्ले ग्रिड। वेरी सिमिलर टू जब हमें किसी भी कंटेनर के ऊपर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती थी तो हम लिखते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, वैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे होंगे डिस्प्ले ग्रिड।
अब ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम वेबसाइट के लेआउट्स की, उनके अच्छे अच्छे डिजाइन्स की बात करते हैं, पर प्रैक्टिकल केसेस में फ्लेक्स बॉक्स ही बहुत ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू ग्रिड। ग्रिड के भी काफी अच्छे अच्छे यूज केसेस हैं, पर वो कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस हैं, यानी जब भी हमें डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में या फिर डेटा को 2D लेआउट के अंदर डिजाइन करना होता है तब हम ग्रिड को यूज करते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हम वन डायरेक्शन के अंदर अपने लेआउट को डिजाइन कर रहे होते हैं। अब डायग्राम की अगर बात करें तो ग्रिड कंटेनर के अंदर जो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे वही हमारे ग्रिड आइटम्स बनेंगे। जैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स कंटेनर के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं, डायरेक्ट चिल्ड्रन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने एक डिव बनाया है, लेट्स सपोज दिस इज माय डिव, डिव के अंदर अगर हमने ये h1 बनाया है एंड उसके अलावा हमने एक और डिव बनाया है जिसके अंदर एक और h1 बनाया है, तो इस तरीके से एक रैंडम सा लेआउट अगर हमने क्रिएट किया है, तो इस लेआउट के अंदर अगर ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है तो उस केस में क्या होगा, ये h1 मेरा फ्लेक्स आइटम बनेगा और ये डिव मेरा फ्लेक्स आइटम बनेगा। ये वाला जो h1 है ये मेरा फ्लेक्स आइटम नहीं बनेगा क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन सिर्फ मेरा h1 एंड सिर्फ मेरा डिव है। उसी तरीके से अगर इस डिव को हमने ग्रिड कंटेनर बना दिया तो फिर ये h1 मेरा ग्रिड आइटम बनेगा एंड ये डिव मेरा ग्रिड आइटम बनेगा। ये h1 मेरा ग्रिड आइटम नहीं बनेगा क्योंकि ये एक डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो इस तरीके से हमें कंटेनर बना सकते हैं, कंटेनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट और सब आइटम्स को बना सकते हैं एंड फिर कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देकर हम सारी की सारी ग्रिड प्रॉपर्टीज को वहां पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम हमने रखा है CSS, उसके अंदर index.html है, style.css है जो भी खाली है। index.html के अंदर हम कुछ कुछ आइटम्स को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक हेडिंग रख लेते हैं, लेट्स कॉल इट ग्रिड प्लेग्राउंड। उसके बाद हम अपना एक डिव कंटेनर बना लेते हैं, डिव के अंदर इसे हम एक क्लास दे देते हैं कंटेनर। इसके अंदर बहुत सारे अब आइटम्स बना लेते हैं, हर किसी को हम एक क्लास दे देते हैं बॉक्स, या फिर हम इन्हें आइटम क्लास भी दे सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट आइटम हो गया, इसके अंदर नंबर 1 लिख देते हैं, दिस इज माय आइटम 2 एंड उसी तरीके से हम अपने अलग अलग बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हम क्रिएट करते हैं अपने 5 बॉक्सेस को, इसको कर लेते हैं सेव एंड अब कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। अपने कंटेनर के लिए हम अपनी कुछ विड्थ रख सकते हैं, लेट्स कॉल द विड्थ 500 या इसे कह देते हैं 600 पिक्सल्स एंड यही सेम चीज़ हाइट में भी रख सकते हैं हम, बट हाइट में थोड़ा सा हाफ कर लेते हैं 300 पिक्सल्स। एक इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट एज्योर, सेफ एंड उसी तरीके से हम अपने आइटम्स के लिए सेट कर सकते हैं। विड्थ को सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल, हाइट को भी सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स एंड इन्हें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन येलो एंड इसके साथ साथ इन्हें एक बॉर्डर भी हम दे सकते हैं विच इज़ 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमने अपना एक पूरा का पूरा लेआउट क्रिएट कर दिया है। बैकग्राउंड को अगर हम ब्लैक प्रॉपर्टी दे दें तो और थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या दिखा रहे हैं। ये जो ब्लैक में हाईलाइटेड है ये क्या है, ये मेरा ग्रिड कंटेनर है। यहाँ पर ग्रिड कंटेनर के अंदर 5 ग्रिड आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं। ये मेरा फर्स्ट ग्रिड आइटम, ये मेरा सेकंड ग्रिड आइटम, थर्ड ग्रिड आइटम, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम चाहें तो इनको साइज में हाइट वाइज थोड़ा सा लेट्स गिव इट 50 पिक्सल्स एंड इनके लिए टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं टू सेंटर। सेव, रिफ्रेश। अब हम इस कंटेनर एंड इन आइटम्स को यूज करके सीखने वाले हैं अपने ग्रिड लेआउट को। सबसे पहले तो एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे ही कंटेनर को हम पुराने सेक्शन में अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते थे, इसको करते थे सेव एंड रिफ्रेश, वैसे ही क्या होता था, आइटम्स ऑटोमेटिकली हमारे रो अरेंजमेंट में आ जाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है एंड उस तरीके से सारे के सारे आइटम्स रो की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होकर आ गए। बट अगर यहीं पर हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया होता, इसको सेव करते और रिफ्रेश करते, तो क्या होता, सारे के सारे आइटम्स रहे तो वर्टिकल लेआउट में, पर उनके बीच में कुछ कुछ स्पेस है जो इक्वली डिवाइड हो गई। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ग्रिड के अंदर स्पेसिंग, ग्रिड के अंदर ओरिएंटेशन किस तरीके से काम करता है, उसको अब हम डिटेल में समझने वाले।